हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। माई सेल्फ प्रीति। और आज मैं आपको मिल्क की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मिल्क की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, ये दोनों टॉपिक जो है आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिल्क की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिल्क इन नेचर इज टू नरिश एंड प्रोवाइड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन फॉर यंग मैमल्स। तो मिल्क का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है वो अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए होता है और उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए होता है। मिल्क इज एन ऑलमोस्ट आइडल फूड। मिल्क को एक आइडल फूड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है उस मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, मिनरल्स जो कि बोन फॉर्मिंग में हेल्प करता है, और हेल्थ गिविंग विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, और एनर्जी देने के लिए लैक्टोज और मिल्क फैट प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। इसलिए मिल्क को आइडल फूड माना जाता है। लेकिन मिल्क में आयरन, कॉपर और विटामिन सी, इन तीनों की डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी और एब्सेंस में दोनों में डिफरेंस है। कई बार लोग डेफिशिएंसी और एब्सेंस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूँ। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट, जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो तो प्रेजेंट है लेकिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, वो अपने लिमिट से कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन है, कॉपर है और विटामिन सी है, ये तीनों ही डेफिशिएंसी में है, मीन्स डेफिशिएंट है मिल्क में। एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है वो लेकिन डेफिशिएंट है। मिल्क एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे अगर चीप सोर्स बोले एनर्जी का तो वो मिल्क होता है, क्योंकि उसमें जितने भी एसेंशियल डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिल्क के इन्हीं सब प्रॉपर्टी की वजह से मिल्क जो है वो सभी एज ग्रुप के पीपल के लिए सुटेबल होता है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर हो, ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, एडोलसेंट्स हो, एडल्ट्स हो, इनवैलिड्स हो, कन्वेलेसेंट्स हो, या फिर पेशेंट हो कोई। इनवैलिड्स उन पर्सन्स को कहा जाता है जो बीमार होते हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। और कन्वेलेसेंस जो होता है वो एक पीरियड होता है, रेस्टिंग टाइम और रिकवरी टाइम के बीच का जो पीरियड होता है उसको कन्वेलेसेंस बोलते हैं। तो जितने भी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन सब के लिए जो मिल्क है वो एक आइडल फूड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है। अब यहाँ पर मैंने जो मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है मिल्क में उनको ऐड कर रखा है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनके क्या फ़ायदे हैं, उनमें उनसे हमें क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कंप्लीट प्रोटीन्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। तो मिल्क प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। कंप्लीट प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में मिल्क में प्रेजेंट होता है, और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी है वो हाई होती है। काउ मिल्क का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 90 होता है, तो इस तरीके से जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू है वो भी हाई होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी जो है वो किसी पर्टिकुलर फूड सोर्स से प्रोटीन को कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है, तो हम उसे बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। 50% of recommended daily allowance of protein for adults may be derived from 1 liter of milk. यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 लीटर दूध पीता है तो उसका जो आरडीए है, 50% ऑफ आरडीए जो है वो मिल्क से ही कंप्लीट हो जाएगा प्रोटीन का। कैसीन हैज अ प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो ऑफ 2.89 to 3.1। जो कैसीन है, मिल्क प्रोटीन में एक प्रोटीन है जिसका नाम कैसीन है, और सबसे ज्यादा कैसीन ही है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन। तो इसका जो एफिशिएंसी रेशियो होता है, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, उसका 2.89 से 3.1 के रेंज में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो जो है वो हमें ये बताता है कि हम कोई जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन हम जो ले रहे हैं अपने डाइट में उससे हमें कितना ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। तो ये जो है वो जनरली रेशियो होता है वेट गेन टू द प्रोटीन इनटेक। जो केसीन है वो मिसल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। तो जो ये कैसीन मिसल्स है इसका जो साइज है वो 30 to 300 मिली माइक्रोन के बीच में प्रेजेंट होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोआगुलेशन पीएच क्या होता है प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन का। तो इसका जो पीएच होता है कोआगुलेशन का वो 4.6 होता है। इसका मतलब ये है कि इस पीएच पे जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क में वो स्टार्ट होता है। इसलिए जो कैसीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 4.6 है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो पीएच होता है जिस पे जो प्रोटीन पे नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, पार्टिसिपेट इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक्ट एज एंटीबॉडीज इन द बॉडीज इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म एंड सप्लाई एनर्जी। तो प्रोटीन के कुछ फंक्शन है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करना, बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें एंटीबॉडीज फॉर्म करके बॉडी को प्रोटेक्ट करना, और फिर उसके बाद एनर्जी सप्लाई करना। तो ये सारे जो है वो मेजर फंक्शन है प्रोटीन के।
कैसीन के अलावा जो दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में, मेजर प्रोटीन, वो वे प्रोटीन होता है। तो वे प्रोटीन जो है वो रेटिनोल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और वे प्रोटीन में ही एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। तो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो है ये इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। एंटी कार्सिनोजेनिक मीन्स ये कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। मिल्क का जो एंटी माइक्रोबियल कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे एंटेरिक और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एंटेरिक मीन्स गट हेल्थ को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव और एक एक्टिव। तो एक्टिव वो जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं और वो डिजीज के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो वर्क कर रहे हैं। और दूसरा ये जो हम किसी फूड सोर्स से इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क के जरिए इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इसीलिए इसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो कोलेस्ट्रम जो कि पहला मिल्क होता है, काल्विंग के बाद जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। तो इस कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्विकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट है मिल्क में वो मिनरल्स है। तो प्रैक्टिकली ऑल द मिनरल एनिमल्स फाउंड इन मिल्क आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन। तो मिल्क में जितने भी मिनरल एनिमल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे एसेंशियल होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए। मिल्क इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो मिल्क जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दोनों ही मिनरल का बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स माना जाता है। इसके साथ अगर हम विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन करते हैं मिल्क में, तो इन दोनों के एब्जॉर्प्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये तीनों ही कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी, ये तीनों ही बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मिल्क इज हाई। जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है मिल्क से वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और उसके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को लैक्टोज, अमीनो एसिड, सिट्रिक एसिड और विटामिन ए, ये सारे जितने भी कंपाउंड है ये और ज़्यादा प्रमोट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। मिल्क इज रेदर लो इन आयरन, कॉपर एंड आयोडीन। मिल्क में आयरन, कॉपर और आयोडीन की जो मात्रा है वो लो होती है। भले ही मिल्क में आयरन की जो मात्रा है वो कम है, लेकिन वो ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है कि जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन से इजीली हो जाता है। बहुत से ऐसे फूड सोर्स है जो आयरन रिच होते हैं, लेकिन जो उनका एब्जॉर्प्शन होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसी चीज से ये कंपेयर यहाँ पे हो रहा है कि जो आयरन है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है मिल्क से, बजाय इसके कि किसी और आयरन रिच फूड सोर्स में प्रेजेंट है और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि कोई जो पर्टिकुलर फूड है वो आयरन का रिच सोर्स है। Because of the wide variety of minerals in milk, it can play an important role in making diet satisfactory in mineral content. तो मिल्क में बहुत ही वैरायटी ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यदि हम इसको अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो मिनरल कंटेंट है, जो हमारे डाइट का जो मिनरल कंटेंट है वो सेटिस्फाई हो सकता है अच्छे तरीके से। एक चीज और कि मिल्क में सिट्रिक एसिड और एक्सकॉर्बिक एसिड इन दोनों की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है, और ये दोनों ही जब पास्चराइजेशन होता है मिल्क का वो दोनों ही लॉस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट इन दोनों की क्वांटिटी। नेक्स्ट है विटामिन्स। Milk is a good source of vitamin A, vitamin D, thiamine, riboflavin, etc. However, it is deficient in vitamin C. तो मिल्क जो है वो विटामिन A मीन्स रेटिनॉल, विटामिन D, थायमिन, थायमिन मीन्स विटामिन B1, राइबोफ्लेविन मीन्स विटामिन B2, तो इन सब का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है मिल्क, जबकि इसमें जो विटामिन C है उसकी डेफिशिएंसी होती है मिल्क में। Bovine milk, particularly colostrum, has high level of vitamin A activity as retinol. जो बोवाइन मिल्क है, बोवाइन मीन्स जो कैटल से रिलेटेड, जैसे काउ, बेफेलो, ये सब आते हैं बोवाइन में। तो जो बोवाइन मिल्क होता है उसमें जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो हाई होता है। विटामिन ए जो है हमारे गुड विजन के लिए हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए मिल्क को हम विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स मानते हैं। विटामिन डी, although is present in low concentration, is useful in the absorption of calcium and phosphorus. तो विटामिन डी जो है वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है मिल्क में, लेकिन ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल होता है। मिल्क कंटेन्स a small amount of vitamin E, which function as an antioxidant, preventing the oxidation of carotenoids and PUFA. मिल्क में थोड़ा बहुत विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ताकि जो कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स मीन्स जो विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है उसके ऑक्सीडेशन को रोक सके, और पीफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनके जो ऑक्सीडेशन है उनको प्रिवेंट करता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को प्रिवेंट करता है,
डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल्स का डिजेनरेशन। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, तो जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा वो टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो उनके जो टूटने को, उनके ब्रेक डाउन को ये प्रिवेंट करता है। मिल्क में विटामिन के भी प्रेजेंट होता है और विटामिन के है वो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। मिल्क इज अ फेयर सप्लायर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1 लीटर दूध पीता है तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन B2 का, वो फुलफिल हो सकता है। और विटामिन B2 जो है वो हमारे आई को लाइट में अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ थायमिन। भूख और डाइजेशन के लिए जो विटामिन हेल्पफुल होता है वो विटामिन B1 होता है, जो कि मिल्क एक अच्छा सोर्स है इसका। तो ये विटामिन B12 और विटामिन B9 ये दोनों ही जो होते हैं वो आरबीसी को और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो कि मिल्क में बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मिल्क फैट। तो मिल्क फैट का बहुत ही अच्छा रोल है उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में, फ्लेवर में, और जो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें। लेकिन जो सबसे डिस्टिंक्टिव रोल है मिल्क फैट का वो उसके फ्लेवर से कंसर्न है, क्योंकि जो मिल्क फैट है वो डेयरी प्रोडक्ट को बहुत ही रिच फ्लेवर, बहुत ही रिच टेस्ट प्रोवाइड करता है। उसके साथ उसको सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को। Milk has a 65 to 70% saturated fatty acids and 30 to 35% unsaturated fatty acids. मिल्क फैट में 65 से 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 30 to 35% प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी पीफा जो है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 2.8 से 3.7% प्रेजेंट होता है टोटल मिल्क फैट का। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें जो ब्यूटायरिक एसिड है वो मेजर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क में। मिल्क फैट इज द कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई के, इनका ये कैरियर होता है मिल्क फैट। मिल्क फैट में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं उसमें शॉर्ट चेन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। मिल्क फैट कंटेन फॉस्फोलिपिड्स। मिल्क में फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोमाइलिन, और ये सारी जो है वो ब्रेन और नर्वस टिश्यू, इनके ये वाइटल पार्ट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है एक, और मिल्क में जो कैसीन है वो एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करके रखे, उन्हें सेपरेट नहीं होने देता है। जैसे कि मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है, तो जो ये ऑयल है, जो वाटर है, इन दोनों को मिक्स करके रखता है, ये सेपरेट नहीं होने देता है। Besides serving as a rich source of energy, fat contains significant amount of essential fatty acids. फैट जो है वो एनर्जी का रिच सोर्स होता है, लेकिन इसके साथ इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिनोलेइक और एराकिडोनिक। अब लिनोलेइक में भी जो कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड्स हैं, ये एंटी कार्सिनोजेनिक इसकी प्रॉपर्टी है, और इसके साथ इसके और भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैसे कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन, रिडक्शन इन एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज इन बोन मास एंड मसल मास। इम्यूनोमॉड्यूलेशन मीन्स इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करना ताकि कैंसरस सेल से प्रोटेक्शन मिल सके, और एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स जो आर्टरीज वॉल पे जो फैट बिल्डअप हो जाता है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो लैक्टोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी ये डाइसेकेराइड होता है। तो जब हम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये दो मोनोसेकेराइड में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। लैक्टोज का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एनर्जी सप्लाई करना होता है, लेकिन इसके साथ ही ये इंटेस्टाइन में माइल्डली एसिडिक रिएक्शन भी कॉज करता है, जिसकी वजह से जो प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करके ये रखता है। लैक्टोज स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो लैक्टोज है लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हैं ये बी विटामिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। लैक्टोज improves the absorption of several important minerals। और अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको बताया था कि जो लैक्टोज है वो बहुत से मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इट yields one molecule each of glucose and galactose upon hydrolysis। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये एक मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जब हमारी बॉडी को एनर्जी यूटिलाइज करना होता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्म में होते हैं, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं जब उसको हम स्टोर करना है हमारी बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में। Galactose is necessary for the synthesis of galactosidases of brain and medullary cells of nervous tissue and myelin formation of cerebrocytes in infants।
तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें जो गैलेक्टोसिडेज जो ये एंजाइम है, ये इसका फॉर्मेशन गैलेक्टोज से होता है। तो ये जो एंजाइम है वो इन्फेंट्स के ब्रेन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, ब्रेन फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। लैक्टोज इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन वेरी स्लोली। लैक्टोज का जो डाइजेशन है वो स्लो डाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होता है। बाकी शुगर के मुकाबले, जो सोल्यूबल शुगर होते हैं उनके मुकाबले जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे इंटेस्टाइन के वॉल को ये ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हैं। इसीलिए जब अगर स्टमक या डियोडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को डियोडेनम कहते हैं। तो जब इस डियोडेनम या स्टमक में कोई अल्सर होता है तो उस टाइम पे जो डाइट दिया जाता है, ट्रीटमेंट के टाइम पे जो डाइट दिया जाता है उसमें मिल्क जनरली दिया जाता है, ताकि ये हमारे इंटेस्टाइन वॉल को इरिटेट ना करे और उसके रिकवरी में हेल्प करे। नेक्स्ट है एनर्जी वैल्यू। तो जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम, जबकि जो लिपिड है, जो फैट है, वो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम। और जो ये किलो कैलोरी है इसे हम फूड कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कैपिटल सी से अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी वैल्यू ऑफ मिल्क विल वेरी विद इट्स कॉम्पोजिशन। तो जैसे जैसे अलग अलग स्पेसिस में जो मिल्क का ये कॉम्पोजिशन है वो डिफर करता है, उसी तरह इसकी एनर्जी वैल्यू भी जो है वो कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। On an average, cow milk furnishes 75 calorie per 100 ग्राम, बफेलो मिल्क 100/100। तो जो बफेलो मिल्क है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू द काउ मिल्क। अब आता है मिल्क का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें भी जो पहला प्रॉपर्टी है वो है फ्लेवर ऑफ द मिल्क। तो मिल्क का जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो स्लाइटली स्वीट होता है, और ये जो स्लाइटली स्वीटनेस जो है वो लैक्टोज शुगर की वजह से होता है। लैक्टोज का जो स्वीटनेस है वो 0.2 से 0.4 के रेंज में रहता है, जो कि सुक्रोज के लिए 1 माना जाता है। मीन्स किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्वीटनर का अगर स्वीटनेस चेक करना हो तो सुक्रोज से कंपेयर किया जाता है। सुक्रोज का 1 माना गया है और जो लैक्टोज है उसका 0.2 से 0.4 के रेंज में रहता है, जो कि सुक्रोज से ऑलमोस्ट 1/6 एज अ स्वीटनेस होता है इसका। Heating milk can break down some of the lactose to its component sugars, glucose and galactose। जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो जो ये लैक्टोज है ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कुछ लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं अपने कंपोनेंट में, ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज जो है वो लैक्टोज से ज़्यादा स्वीट होता है, तो इसलिए जब हम मिल्क को हीट करते हैं जो उसका स्वीटनेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है इन ग्लूकोज और गैलेक्टोज की वजह से। लैक्टोज एंड अमीनो एसिड्स इन मिल्क प्रोटीन अंडरगो मिलार्ड रिएक्शन ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। तो जब हीट ट्रीटमेंट किया जाता है उस समय जो लैक्टोज प्रेजेंट है मिल्क में वो, और जो प्रोटीन में जो अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो, इनके बीच में रिएक्शन होता है जिसे हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इस मिलार्ड रिएक्शन की वजह से ही उसमें जो फ्लेवर है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो फ्लेवर है वो फ्लेवरल कंपाउंड्स की वजह से होता है। तो कौन कौन से जो फ्लेवर कंपाउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं मिलार्ड रिएक्शन में, अगर ये आपको जानना है तो आप मिलार्ड रिएक्शन का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखा है, और उसका जो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कलर। तो बीटा कैरोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रीमी कलर ऑफ काउ मिल्क। तो काउ मिल्क का जो क्रीमी कलर आता है, जो येलोइश कलर आता है, वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। और बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो आप देखेंगे कि जो काउ मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है, जबकि जो बफेलो मिल्क होता है वो ज़्यादा वाइट कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बफेलो मिल्क है उसमें फैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ये कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन की वजह से जो ये बीटा कैरोटीन है वो अपना कलर जो है वो नहीं दे पाता, जबकि काउ मिल्क जो है उसमें फैट कम होता है। तो फैट कम होने की वजह से जो बीटा कैरोटीन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है। इसके साथ एक और रीजन है मिल्क का वाइट होने का, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कैसीन मिसल्स सस्पेंडेड इन इट। तो जो मिल्क में कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कैसीन मिसल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनसे जो लाइट है वो स्कैटर कर जाता है। इस वजह से जो मिल्क का जो कलर है वो वाइट रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे कलर जो है वो मिलकर एक साथ वो बैंड कर जाते हैं और उसका जो कलर का जो फॉर्मेशन होता है वो वाइट होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी। मिल्क इज हैवियर देन वाटर। मिल्क जो है वाटर से ज़्यादा हैवियर होता है, इसलिए इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और जो डेंसिटी है ये दोनों ही वाटर से ज़्यादा होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो काउ मिल्क का 1.018 से 1.036 तक होता है, और बफेलो मिल्क का 1.018 से 1.038 तक रीच करता है।
इसके साथ जो डेंसिटी है वो मिल्क का वो 1.027 से 1.033 तक होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। और डेंसिटी जो है वो सैंपल के कॉम्पोजिशन स्पेशली उसके फैट कंटेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिल्क का एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो कि 1.3440 से 1.3485 पे रेंज करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो लाइट से कैसे इंटरेक्ट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। Viscosity of milk depends on the temperature and the amount and the state of dispersion of the solid constituents, mainly casein and the fat. तो जो मिल्क का जो विस्कोसिटी है वो मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और मेनली जो फैट और कैसीन है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो है विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें कैसीन प्रेजेंट है, कितना ज़्यादा उसमें फैट प्रेजेंट है। इस पे डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी कितनी आ रही है मिल्क की। Viscosity of whole milk at 25 डिग्री सेल्सियस is about 2 centipoise। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे विस्कोसिटी हम मेजर करें होल मिल्क का तो 2 सेंटीपॉइस के अप्रॉक्स में आता है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क इज रिलेटेड टू प्रोटीन एंड फैट। तो जो सरफेस टेंशन है प्रोटीन और फैट से रिलेटेड होता है। फैट में भी फोस्फोलिपिड्स और फ्रेश फैटी एसिड्स इन पे डिपेंड करता है ये। सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड सरफेस पे उसकी टेंडेंसी श्रिंक करने की टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं हम, कि वो मिनिमम से मिनिमम एरिया कितना ज़्यादा वो एक्वायर कर सकता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो जितने भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एरिया को एक्यूपाई करके रखे। तो जब मिल्क का स्टरलाइजेशन या होमोजेनाइजेशन होता है तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, मीन्स कैसे बढ़ता है? तो जब होमोजेनाइजेशन होता है तो उस केस में जो पार्टिकल्स है, जो फैट ग्लोब्यूल्स है, वो और स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जैसे साइज डिक्रीज होती है वैसे उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज करता है। जो साइज और जो सरफेस टेंशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए जब होमोजेनाइजेशन करते हैं तो फ्लैट ग्लोब्यूल्स टूटते हैं, और फ्लैट ग्लोब्यूल्स टूटने की वजह से साइज डिक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन उसका इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से स्टेरिलाइजेशन है, इसकी वजह से भी पार्टिकल्स का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है और सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। तो मिल्क का सरफेस टेंशन कितना है? 50 डायन पर सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिल्क। तो मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेनली इसलिए डिटरमाइन किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ऐड किया गया है या नहीं। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये शो करता है कि मिल्क में कितने ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिजोल्व है। नेक्स्ट है एसिडिटी एंड पीएच। तो स्लाइटली लोअर देन द न्यूट्रल पीएच बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिट्रेट एंड कैसीन। तो जो मिल्क का जो पीएच है वो स्लाइटली न्यूट्रल से कम होता है, 7 से कम होता है। तो स्लाइटली एसिडिक वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसमें सिट्रेट प्रेजेंट होते हैं, उसमें कैसीन प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से जो मिल्क का जो पीएच है वो न्यूट्रल से स्लाइटली कम होता है, मीन्स स्लाइटली एसिडिक होता है ये। हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। Length of time required to induce coagulation at a given temperature or the temperature required to induce coagulation in a given time। तो हीट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिल्क को हीट करना, और उसके बाद ये देखना कि कितने टाइम पे जो मिल्क है वो कोगुलेट कर रहा है, कितने टाइम पे या फिर कितने टेम्परेचर पे कोगुलेट कर रहा है। तो जब तक वो स्टेबिलिटी शो करता है, कोगुलेट नहीं होता है, तो वो होता है उसका हीट स्टेबिलिटी का टेम्परेचर या हीट स्टेबिलिटी का टाइम। Added citrates, phosphates and calcium have a great impact on heat stability। तो सिट्रेट, फोस्फेट्स और कैल्शियम इनका जो है वो मेन रोल है हीट स्टेबिलिटी के इम्पैक्ट में, कि कितने ज़्यादा इसकी हीट स्टेबिलिटी होगी, ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। हीट स्टेबिलिटी है वो ये भी बताता है कि पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे मिल्क जो है वो कितना विदस्टैंड कर सकता है, उसको हम कितना ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में जो जितने भी ये पीएच, एसिडिटी या जितने भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अमाउंट को, उनके क्वांटिटी को मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आप इसको इजीली लर्न कर सके। जैसे कि जो पीएच है वो काउ मिल्क में 6.4 से 6.6 तक होता है, जबकि वेफेलो में 6.7 से 6.8 तक होता है। वहीं एसिडिटी जो है वो 0.13 टू 0.14 होता है काउ में, और बेफेलो में 0.40 से 0.15 होता है। उसके बाद डेंसिटी जो है वो काउ में 1.028 से 1.030 तक होता है, जबकि बेफेलो में 1.030 से 1.032 तक होता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो काउ मिल्क में 1.018 से 1.036 तक होता है, जबकि जो बेफेलो है उसमें 1.018 से 1.038 तक होता है। उसके बाद जो विस्कोसिटी है जिसको हम सेंटीपॉइस में मेजर करते हैं,
इसका जो काऊ में है वो 1.53 से 1.65 के रेंज में होता है, जबकि बफेलो में 1.68 से 1.90 के रेंज में होता है। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काऊ में 100.17 होता है, जबकि बफेलो मिल्क में 100.55 होता है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काऊ मिल्क का 0.522 होता है, जबकि बफेलो का -0.528 होता है। जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है ये दोनों ही माइनस में है। उसके बाद जो कलर हम देखें तो काऊ मिल्क का जो है येलोइश व्हाइट होता है, जबकि बफेलो मिल्क का क्रीमी व्हाइट होता है। तो ये था पूरे फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज का एक समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।